मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ प्रेमचंद के लिखे गए उपन्यास गोदान का। मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास गोदान के भाग 24 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप क्रमवार कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास गोदान के भाग 25 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुडियां थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे। बहुओं को घर के कामधाम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई, जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी। झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ में कर लिए थे। शेर आधा शेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहां तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगौझे की नौबत आ गई। और यह रीति सनातन से चली आई है कि अलगौझे के समय मारपीट अवश्य हो। यहां भी उस रीति का पूरा पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था। मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीजें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखेराम के पास जा पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखेराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। जहां उनकी गायें बंधती थीं, वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की जरूरत महसूस होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना अनाज पर नौकर रख लिया। नोखेराम नाटे मोटे खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चिकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाट निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपए वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपए से कौड़ी कम न था। इसलिए असामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाएं तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे न छोड़ते थे। पहले 6 रुपए वेतन मिलता था, तब असामियों से इतनी नोच खसोट न करते थे। जब से 12 रुपए हो गए थे, तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई थी। इसलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगरू सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नोखेराम को अगर यह घमंड था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा।
फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखेराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखेराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले, तो उसे भी कहीं नकल नवीसी दिला दें। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढांढस देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो भोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज की जरूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए भी कोई न कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोरना, फटकना क्या थोड़ा काम है? भोला ने अर्ज की, सरकार, एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल कर बाहर किया। यह अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार में इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, भोला, तुम उसे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है? संसार में अन्याय न होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है? भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है? या उनसे कोई छिपा है? इसी से तो उन्हें अंतर्जामी कहते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा? तुम चुप होके बैठो। भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ ना पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया का विवाह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपए लिए हैं। इज्जत आबरू का निबाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकालकर बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहां से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दूहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर में नहीं आई हूं। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा, या कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा, दादा, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई हो क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो। जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला को यहाँ मजूरों की तरह रहना आखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई, अब वह न थी। नोखेराम कभी कभी उससे चिलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो न करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐठ कर बोली, जहां से लात खाकर आए हो वहां फिर जाओगे? तुम्हें लाज नहीं आती? भोला ने कहा, तो यहीं कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हूं? नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वह कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था, यहाँ उसकी कोई बात न पूछता था, पर नोहरी की बड़ी खातिरदारी होती थी। प्यादे और सहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या? नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नोखेराम में न थी।
वह टट्टी की आड़ से शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिक मत कर, अब तो वहां बहुएं भी नहीं है, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, यह सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूं। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियां होती रही। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया है कोतवाल, अब डर काहे का। भोला की आंखें फूट गई हैं क्या। शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद, हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलबी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर नौ भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे। लाला बगीचे में आम तोड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरी रानी, इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारी समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्राय शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा, सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं। मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाती, कौन बड़ी सतवंती है, जरा मेरे सामने आए तो देखो। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहार इनको रखे हुए हैं और मुझ पर हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेठी है, इसीलिए सभी उसका उपहास करते हैं, और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेशरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला, पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हो। मुझसे छिड़की तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। ओहो, इस अहरीन का इतना मिजाज। नोखेराम को क्या फास लिया समझती है, सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तुम तो ऐसी तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जबान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को ना भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार पर कभी भीख मांगने आई थी। नोखेराम ने छा न दी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा। जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ीदार, लंपट, मुंह झौसा और जाने क्या क्या कहा, और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भाड़े निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखेराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, यह क्या कर रही है नोहरी, कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है, किसी ने कुछ कहा है क्या। नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी, बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थी, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौं में सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अब अपनी आबरू न गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मूछें खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लो। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया, लाला पटेश्वरी जब देखो मुझसे बेबात की बात किया करते हैं। मैं हरजाई थोड़े ही हूं कि कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखेराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर उसे ललकारने लगे, आजा बड़ा मर्द है तो मुझे उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकला सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारगिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है। तू है किस घमंड में। लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और सामत आ गई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था।
एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न हुई थी। किसी के पास कोई प्रमाण न था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई। कल जो औरत गांव में आश्रय मांगने आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके, तो दूसरों की विसात ही क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखेराम से बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता था। कभी कभी वह अच्छे अच्छे असामियों को डांट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रोब जमाने लगी थी। भोला उसका आश्रित बनकर न रहना चाहता था। औरत की कमाई खाने से ज्यादा अधम उसकी दृष्टि में दूसरा न था। उसे कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे, वह भी उसके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उसे तमाकू पीने को धेला मयस्सर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रोब जमाता था। प्यादे उसे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का हारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलंगे खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ न होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी। अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहां किसी की गुलामी करने नहीं जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूं। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल कर पी ही गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है, तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज गहने ही तो गढ़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी के ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्ला कर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को अंगुलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपास में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपने सीमा का अनुमान उन्हें हो गया था, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते, तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूं। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हौवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं, तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोदान के भाग 25 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोदान के भाग 26 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। लला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह न देख सकते थे कि कोई असामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले। न वह यही देख सकते थे कि असामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेलजोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण है। वह तो संघर्ष के उपासक थे, जो जीवन का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे। एक न एक गुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साह पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साह गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रोब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग, एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे।
पर उसने किसी पर नालिश फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 रुपए हो गए थे। मगर न होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और न उसे वसूल करने की। दो चार बार उसने तकाजा किया, घुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब की संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 रुपए सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाए। मंगरू इतना दयालु नहीं, जितना आलसी था। झंझट में पड़ना न चाहता था। मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने यह बता दिया था कि यह सब पटेश्वरी की ही कारस्तानी है। मगर मंगरू शाह पूजा पर थे, मिल न सके, और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ न सकी। उधर ऊख 150 रुपए में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू शाह के ही नाम। कोई दूसरा आदमी न बोल सका। दाता दिन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं? यही धर्म है तुम्हारा, गांव भर के आदमियों के साथ? होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो? तेरी गालियां क्या उन्होंने न सुनी होगी? जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां मिलेंगे ही। तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी? देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा? गालियां देकर अपने जीभ की खुजली चाहे मिटा ले, मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा? हाँ, तेरे और मेरे जीते जी। सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज मेरी नहीं, मंगरू शाह की है। मंगरू शाह ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गोड़ाई की थी, वह सब तूने किया। मगर वह चीज मंगरू शाह की है, हम उनके कर्जदार नहीं हैं। उख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी इसी उख पर रुपए देने को तैयार हुई थी। अब वह किस जमानत पर रुपए दे? अभी उसके पहले के ही 200 रुपए पड़े हुए थे। सोचा था उख से पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नजर में होरी की साख 200 तक थी। इससे ज्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था। तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका। मगर वह पत्थर की देवी जरा भी नौ पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांधकर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग न जाऊंगा। न इतनी जल्दी मरा ही जाता हूं। खेत है, पेड़ पालो हैं, घर है, जवान बेटा है। तुम्हारे रुपए मारे न जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने सीखा न था। होरी ने आकर धनिया से कहा, अब धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा। मेरा ही दोष है? किसी का दोष हो, कोई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रेहन रख दूं। जमीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है? गौरी बारात लेकर आएंगे, एक जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना। दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यह इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे तो हम क्या करेंगे? सहसा नोहरी चुदरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट सा निकाल लिया। उससे समधी का नाता मानती थी।
धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधेन, आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही, तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना इसी सालग में होगा। तिथि ठीक हो गई है? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। मुझे भी न्योता देना। तुम्हारी तो लड़की है, न्योता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है। और सामान क्या करना है, कुछ कन्या तो देना है। नोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा, कुछ कन्या क्यों दोगे महतो? पहली बेटी है, दिल खोलकर विवाह करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो, तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता है, यहाँ तो सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या दिल खोल कर करो। तुमसे कौन पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, किसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे का रोना था। चिट्ठी पत्र तक भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा? यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों को चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठर सिर पर लिए यौवन को अपने आंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठर वहीं पटक कर अंदर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेड़ की बाढ़ है अभी कै दिन की। बर तो ठीक हो गया है ना? हाँ, बर तो ठीक है। रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सी देगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाज कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तो अब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाएं तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ने ही उसकी ओर देखा। नहीं, नोहरी दिल लगी नहीं कर रही थी। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं जितना लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी तो क्या मेरी हंसी न होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम्हारे समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों का ही तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुएं? धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नोहरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ? सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपए में छूत लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे। लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए न जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इसी से कहता था, नहीं लड़की तो तुम्हारी ही है। मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है, तो तुम ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए। कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा। कोरी को लालच आया, भगवान ने छप्पड़ फाड़ कर रुपए दिए हैं तो जितना ले सके उतना क्यों न ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वह मैं दे दूंगी। तो इतने में बड़ी खुशफेली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन आज तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास रुपए हैं।
तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था। ठंडक पड़ने लगी थी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई। सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली उल्टा नोहरी उसके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और ये कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है। कल तुम आकर रुपए ले लेना महतो। चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बैठाकर पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं। जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए कि चार आदमी अपने हो जाएं। और इनका यह हाल है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती है, तो यह कैसे निभ सकता है कि मैं न किसी से हंसूं न बोलूं, न कोई मेरी ओर ताके न हंसे। यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फूट सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था, तो वह अब तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजदूर हो। मेरे घर में 100 भैंसें लगती थी, लेकिन अब तो मजदूरीन हुई। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठाकुर सुहाती की। यह भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी, तुम मेरे रुपए हजम न करोगे, मैं जानती हूं। उसका घर आ गया था। वो अंदर चली गई। होरी घर लौटा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोदान के भाग 12 का वाचन। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोदान के भाग 26 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास गोदान के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।